9th क्लास, आपके चैप्टर है 7वां जीवों में विविधता। जो पढ़ा रहा हूँ वो पूरा कॉपी में उतार लेना इस बैच, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन उसी तरीके से थोड़े से घुमा फिरा के पूछे हुए हैं जिससे आपको ऐसा लगे कि सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन का कथन है कि केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिकी जीव के निर्माण की क्षमता होती है। यानी जिन कोशिकाओं में केंद्रक होता है और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें जीव के निर्माण की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, पहला कथन कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक होता है वो बहुकोशिक जीवों का निर्माण कर सकते हैं। पहला कथन ये है। ऐसी कोशिकाएं श्रम विभाजन सिद्धांत के विपरीत कार्य करती है और जो एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती है। तो आपको पता है कि अगर बहुकोशिकीय जीव है जिसमें कोशिका एक से ज़्यादा है तो वो श्रम विभाजन के विपरीत कार्य नहीं करेगी, श्रम विभाजन के साथ में कार्य करेगी। ठीक है, तो पहला कथन तो सही है और दूसरा कथन क्या है, गलत। ठीक है, तो केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिकीय जीव के निर्माण की क्षमता होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वे किन्हीं खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो सकते हैं। तो पहला कथन सही है। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती है उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है तथा वे उसी अनुरूप कार्य करती है। शारीरिक रचनाओं में से ये सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। अतः कथन 2 गलत है। यहाँ पे आपको जो कथन 2 दे रखा था ये गलत है। ठीक है, कथन फर्स्ट तो सही है। तो इसमें आपको उतारना क्या है कि बहुकोशिकीय जीवों की ये वाली लाइन उतार लेना आप। ठीक है, इसके बाद में ये दोनों लाइनें उतार लेना, ये क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा आपके। ठीक है, अब है आपके क्वेश्चन, जिसके बाद में आपके क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कर्क रेखा, यानी कि पृथ्वी है ये बीचों बीच और इसके बीचों बीच जो रेखा गुजर रही है उसे कहते हैं हम कर्क रेखा। ठीक है, आपको बताइए आपकी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी गोल गोल, और इस पृथ्वी गोल के बीच में, इस गोल पृथ्वी के बीच में जो लाइन गुजर रही है इस तरीके से, उसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। पता है सबको। इस कर्क रेखा के दोनों तरफ, यानी कि आपकी इस कर्क रेखा के दोनों तरफ यहाँ पर ज़्यादा क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है आपकी कि पृथ्वी की कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र एक गर्मी और एक नमी वाला भाग है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भाग सही व्याख्या करता है, यानी इस लाइन पर क्या होना चाहिए, इसकी व्याख्या कौन सा करेगा। यहाँ पौधे और जंतुओं की अत्यधिक विविधता पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्षा और चक्रवात रहित, यानी वर्षा चक्रवात नहीं होते, ये गलत है, होते हैं। ये क्षेत्र सदाबहार वनों के लिए प्रतिकूल है। प्रतिकूल का मतलब उल्टा है, जो गलत है, कूल है जबकि प्रतिकूल नहीं है। तो केवल पहला कथन राइट आंसर होगा ए। ठीक है, तो पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों में गर्मी और नमी वाला भाग है, बिल्कुल सही है। वहाँ पौधे और जंतुओं में काफ़ी विविधता पाई जाती है, अतः इस क्षेत्र को मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाते हैं। पृथ्वी के कुछ भाग हैं विविधता, यानी पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से अधिक भाग कुछ एक देशों में है, जो 10 देश हैं आपके, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है, तो ये पूरा उतार लेना आप। राइट आंसर क्या करोगे कि क्वेश्चन उतारोगे, क्वेश्चन के बाद में पहला ऑप्शन उतारोगे इसका राइट आंसर, उसके बाद में तीनों को छोड़ देना, इनको मत उतारना, और आप सीधा ही ये जो व्याख्या कर रखी है इसको उतार लेना, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, फिर है आपके कि निम्नलिखित में से कौन जीव या निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है, यानी कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। तो हमने पढ़ा था, राइट आंसर क्या है आपकी बी, इन्होंने जैव विकास को समझाया था। ठीक है, अर्नेस्ट हैकर, बीटकर और कॉल वॉस, ये तीनों तो किससे संबंधित है, वर्गीकरण से। ठीक है, पढ़ाया हमने क्लास में, तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी बुक लिखी थी दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।
इसमें जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो आपको ये इसका क्वेश्चन है और ये आपको यहाँ से उतारो तो ठीक है, नहीं यहाँ व्याख्या स्टार्ट कर देना। और अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट व्हिटकर और कॉल वॉस, ये सारे सजीवों को जगत यानी किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया था इन्होंने, ठीक है। ये वर्गीकरण कर रहे हैं और ये जैव विकास को समझा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें उतार लेना, तीनों लाइनें, इसका क्वेश्चन, ये व्याख्या दोनों, ठीक है। अब है आपको कि जीवों को 5 जगत किंगडम में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन कौन सम्मिलित है, यानी 5 जगत, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक यानी फंजाई है, प्लांटी है, एनिमिलिया। तो 1 से लेके 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो आपको ये डी नहीं उतारना है, ठीक है। आप यहाँ से लिखना शुरू करना कि जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित है। रॉबर्ट व्हिटकर के द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में जीवों को 5 जगत में बांटा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, कवक, प्लांटी, एनिमिलिया। ये समूह निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान में रख के बनाए गए। अब कौन कौन सी विशेषता, कि एक तो कोशिकीय संरचना, यानी कि कोशिका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, एक तो इस बात का ध्यान रखा गया। एक जीव का शरीर एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय, इसमें बहुकोशिकीय जीवों की संरचना जटिल होती है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति अगर है तो वह स्वयंपोषी होगा उसकी क्षमता, और अगर कोशिका भित्ति नहीं है तो वो विषमपोषी होगा, यानी पेड़ पौधों पर निर्भर करेगा। कॉर्ल वॉस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को और 2 भागों में बांटा है। मोनेरा को एक भाग तो रखा है आर्कीबैक्टीरिया यहाँ पर, और एक भाग रखा है आपके यूबैक्टीरिया। तो ये पूरी लाइनें आपको याद होनी चाहिए। एनसीईआरटी की वो लाइनें जो इम्पोर्टेंट है आपको वो याद होनी चाहिए, ठीक है। अब है मैं आपको आज याद करवा रहा था क्लास में कि पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उप समूहों में वर्गीकृत किया है। जैसे जगत किंगडम की फाइलम जंतु है या डिवीजन पादप है, फिर वर्ग क्लास, फिर गण ऑर्डर, फिर कुल फैमिली, वंश जीनस, जाति स्पीसीज। इस प्रकार वर्गीकरण के आधारभूत इकाई क्या होगी, जाति स्पीसीज। आधारभूत का मतलब जो सबसे नीचे नीचे है वो क्या है आपके, जाति स्पीसीज बोलते हैं इसको। तो ये लाइन जरूर लिखना, इस प्रकार वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति व स्पीसीज है, ठीक है। ये पूरा उतारना है। फिर है आपके कि मोनेरा जगत यानी किंगडम के जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस जगत के सभी जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, क्या ये बात सही है? नहीं। नील हरित शैवाल इस जगत का एक उदाहरण है, ये बात सही है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि सभी जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी, यानी मोनेरा जगत के जीवों में से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति न होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण आए परिवर्तनों से भिन्न है, अतः कथन एक गलत है, ठीक है। इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक होता है, न ही कोशिकांग होते हैं पूरे, और न ही उनके शरीर में बहुकोशिकीय होते हैं, ना ही वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। पोषण के स्तर पर ये स्वयंपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं, यानी खुद का खाना खुद भी बना सकते हैं, दूसरे पे भी निर्भर रह सकते हैं। जीवाणु यानी नील हरित शैवाल, एक तो जीवाणु बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इस जगत के जीवों के उदाहरण हैं। तो कथन 2 आपका सही है, कथन 1 आपका गलत है। फिर है कि अमीबा और प्रोटोजोआ, अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, हम पढ़ चुके हैं, ए, ठीक है। तो एक कोशिकीय शैवाल, डाइटम्स, प्रोटोजोआ इत्यादि जो है वो आपके, यानी कि आपके एक कोशिकीय शैवाल, डाइटम्स आपके और आपके प्रोटोजोआ, ये तीनों आपके इसमें आते हैं प्रोटिस्टा में। अमीबा के अंदर जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। आने वाले प्रोटोजोआ जीव के प्रमुख जीव है। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, अतः इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, जैसे सीलिया आपको पता है पैरामीशियम में पाया जाता है, फ्लैजिला आपको पता है यूग्लिना में पाया जाता है, संरचना पाई जाती है। ये संरचना किसके लिए पाई जाती है? गमन का मतलब गति करने के लिए। और ये स्वयंपोषी, जैसे यूग्लिना स्वयंपोषी भी होता है, विषमपोषी भी होता है, ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके कि फंजाई कवक जगत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है।
इस जगत के जीव मृत जीवी होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, स्पोरोफाइट्स होते हैं ये, ठीक है। आपके इस जगत की कुछ प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती है और लाइकेन बनाती है, बात सही है। फंजाई में उपस्थित कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये बात भी सही है। तो इसमें उपयुक्त तीनों कथन सही है, ठीक है। तो फंजाई विषमपोषी होती है, यानी दूसरों पे खाने के लिए निर्भर करती है, जैसे हम करते हैं। यूकेरियोटिक जीव है, ये सही है। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है, ये बात सही है। इसमें अनेक यानी कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोष की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, ये बात भी सही है। कवकों की कुछ प्रजातियां जैसे नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं इसको, के साथ अस्थायी अंतर संबंध बनाती है, जिसे सहजीविता या सिम्बायोसिस कहते हैं। ऐसे सहजीवी को लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। फंजाई में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। यीस्ट, मशरूम, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, एगेरिकस ये फंजाई जगत के उदाहरण हैं। अब हैं आपके कि प्लांटी और एनिमिलिया, ये एनिमिलिया जगत के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी दोनों बड़े जगत बच गए आपके। अब प्लांटी वर्ग में बहुकोष के यूकेरियोटिक जीव आते हैं, जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, गलत है, कोशिका भित्ति इसमें क्या होती है, उपस्थित होती है। एनिमिलिया वर्ग ऐसे बहुकोष के जीवों में आते हैं जो विषमपोषी होते हैं, ये बात सही है। यहाँ पे कोशिका भित्ति अनुपस्थित नहीं होती, उपस्थित होती है, ठीक है। तो केवल बी कथन सही है, कथन ए गलत क्यों है, क्योंकि प्लांटी वर्ग में बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं, यहाँ तक सही थी, पर कोशिका भित्ति अनुपस्थित नहीं क्या होती है, उपस्थित होती है। ये स्वपोषी ऑटोट्रॉपस होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है। किस में रखा गया है, प्लांटी वर्ग में। कथन दो सही है, एनिमिलिया वर्ग में ऐसे बहुकोष की यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिससे कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस वर्ग में विषमपोषी जीवों को रखा गया है, ये बात बिल्कुल सही है आपके। फिर ये चार्ट दे रखा है जिसको मैं एक साथ समझा देता हूँ आपको कि प्लांटी जगत का वर्गीकरण। पादपों के अंदर पादप शरीर का विभेदन नहीं है, यानी कि पादप शरीर बिना विभेदन के। तो थैलोफाइट विभेदन जो है वो पादप शरीर का अगर विभेदन है तो आपके जो बिना संवहनी होता है, यानी जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता, वो ब्रायोफाइटा। संवहनी होता है यानी जाइलम फ्लोएम जहाँ पाए जा रहे हैं वहाँ पे आपके टेरिडोफाइटा, जिसमें बीज नहीं पाए जाते। और जहाँ बीज बन रहे हैं उसमें दो आपके बीज बनने वाले को क्या बोलते हैं, फेनरोगेम्स, ठीक है। और ये क्या कराते हैं आपके क्रिप्टोगेम्स बिना बीज के। तो एक जिस बीज में कवर नहीं है, नग्न बीजी, उसे जिम्नोस्पर्म। फल में बंद है बीज, यानी फल बाहर है, बीज अंदर है। एंजियोस्पर्म दो बीज पत्री, यानी कि द्विबीजपत्री, दो बीज वाले, एक बीज पत्री, ठीक है। इसी तरीके से आपके क्या है, एनिमिलिया के जगत का वर्गीकरण है, ठीक है। इसमें आपको बता रखा है कि जीवधारी यानी जंतु को दो भाग हैं आपके, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक एक कोशिका जो जंतुओं की वो है आपके प्रोटिस्टा वर्ग में। फिर बहुकोश के जीव कोशिका भित्ति सहित, यानी कोशिका भित्ति है। तो कोशिका भित्ति देखो, प्रकाश संश्लेषण, यानी कोशिका भित्ति तो है पर प्रकाश संश्लेषण नहीं करती फंजाई, और प्रकाश संश्लेषण करते हैं प्लांटी। फिर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, किसमें नहीं पाई जाती, एनिमिलिया में। तो दोनों चार्टों को मैंने एक साथ समझा दिया है। फिर है आपके क्वेश्चन कि प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पे 5 वर्गों में बांटा गया है। किसको, प्लांटी जगत को। थैलोफाइटा में बांटा है, उसके बाद में आपके जिम्नोस्पर्म में बांटा है, ये दोनों हैं। बाकी ये तीनों तो किसके हैं, मोलस्का, निमोटोडा और पोरिफेरा, ये आपके जंतुओं में आएंगे। तो आपके राइट आंसर होंगे 1 और 2, ठीक है। तो आपके 5 जगत में बांटा गया, निम्न से इसमें सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित कौन कौन से नहीं है प्लांटों में, यानी कि 3 सम्मिलित नहीं है, 4 नहीं है और 5 नहीं है, यानी कि ये सम्मिलित नहीं है। 1 और 2 तो सम्मिलित है। तो आंसर ढूंढ लो 3, 4 और 5, तो आंसर होगा सी सम्मिलित नहीं है, ठीक है। फिर है आपके क्वेश्चन कि प्लांटी और एनिमिलिया को उनको क्रमिक विकास और जटिलता के आधार पर वर्गीकृत किया है। पौधों के 5 वर्ग है, थैलोफाइटा, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और जंतुओं के 10 फाइलम हैं आपके, पोरिफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थस, निमोटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा।
तो ये 10 वर्ग हैं आपके जो अभी हमें पढ़ना बाकी है एनिमिलिया वाले। फिर हैं आपके कि प्लांटी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जल में पाए जाते हैं, ये बात सही है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे पादप वर्ग का उभयचर है, ये बात भी सही है क्योंकि वो थल में जल में दोनों पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा में संवहनी ऊतक उपस्थित होते हैं, यहाँ से बनने लग गए थे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीनों के अंदर बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। ये चारों के चारों ही बातें क्या है, सही है, तो उपयुक्त डी सही है। यानी कि थैलोफाइटा वर्ग के पौधे की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं होता, जड़ तना पत्ती में नहीं बांट सकते इनको। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, ये बात सही है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, एल्वा, आपके एल्वा और आपके क्लाइडोफोरा और कारा, ये पढ़ाया आज क्लास में। ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पादप हैं उन्हें पादप जगत का क्या कहते हैं, पादप वर्ग को क्या कहते हैं, उभयचर। ये पादप तना जड़ पत्तियों जैसी संरचनाओं में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। इनमें संवहनी ऊतक का विकास नहीं होता। मॉस, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, रिक्सिया इस वर्ग के पादपों के कुछ उदाहरण किसके हैं, ये ब्रायोफाइटा के। फिर आपके है टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है। इसमें जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं, किसमें, टेरिडोफाइटा में। मार्सिलिया, फर्न, हॉस्टेल इस वर्ग के पादपों के उदाहरण हैं। फिर आपके कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा नग्न भ्रूण यानी कि एम्ब्रियोज पाए जाते हैं, जिन्हें बीजाणु यानी स्पोर कहते हैं। इन तीनों समूहों के पादपों में जननांग यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, अतः इन्हें क्रिप्टोगेम्स कहते हैं।